कक्षा 10 की विज्ञान में हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जो रासायनिक अभिक्रियाओं की आपका जो पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जी कक्षा 10 वालों का पहला पाठ है। इसमें हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे परमाणु, अणु, यौगिक। रासायनिक अभिक्रियाओं के जानने से पहले हमें इन 3 चीज़ों का ज्ञान आवश्यक होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम परमाणु के बारे में बात करते हैं कि परमाणु वास्तविकता में क्या होता है। तो परमाणु जो आपका होता है वास्तविकता में परमाणु बहुत अति सूक्ष्म इकाई है, या परमाणु को हम कह सकते हैं कि परमाणु जो होता है इतना सूक्ष्म कण है कि हम किसी भी वस्तु को यदि तोड़ते जाएं तो एक ऐसी उसकी अवस्था आ जाए कि फिर वो बिल्कुल ना टूटे। उसी चीज को हम कह सकते हैं कि परमाणु वही परमाणु है। अर्थात परमाणु एक अविभाज्य कण है, क्योंकि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो परमाणु जो होता है परमाणु एक अविभाज्य कण है। अर्थात इसमें हम परमाणु देखेंगे तो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये आपके परमाणु होते हैं, ये परमाणु हैं। और जो अणु होते हैं अणु आपके ये आपके अणु हैं। ये आपके मान लीजिए ये अणु है। अब परमाणु और यदि यौगिक के बारे में बात करेंगे तो जैसे NH3, CH4 और CaOH का होल ट्वाइज, ये भी आपका यौगिक है। और भी बात करते हैं यौगिक के बारे में तो बहुत सारे यौगिक हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। अब यदि हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में ये तीनों प्रकार की चीजें होती हैं। परमाणु भी होता है, अणु भी होता है और यौगिक भी होता है। तो सबसे पहले हम परमाणु के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि जो परमाणु होता है ये अविभाज्य कण है, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, वही परमाणु होगा। तो ये परमाणु है केमिस्ट्री में, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आपके जितने भी हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये आपके परमाणु हैं। और जो अणु होते हैं अणु हमेशा एक या एक से अधिक परमाणु से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे अणु के बारे में बात करेंगे हम, जैसे H2 अणु है, इसके बारे में यदि हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन और ये आपका अणु है। यदि हम दूसरा अणु के बारे में बात करें Cl2, तो Cl प्लस Cl ये भी आपका अणु है। यदि हम नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे तो नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन ये भी आपका अणु है। यदि हम बात करेंगे कि अणु, ये अणु है, ये भी अणु है, लेकिन गैस भी है। अब ये गैस क्यों है भाई, अणु है कि गैस है? तो देखो अणु भी होते हैं और गैस, क्योंकि जितने भी गैसें हो, जितने भी अणु होते हैं ये 2 परमाणु अवस्था में होते हैं, इसलिए हम कुछ को इसको गैस भी कह सकते हैं। अर्थात हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरीन भी एक गैस है, नाइट्रोजन भी एक गैस है। तो ये अणु के साथ साथ गैस भी है, क्योंकि जितने भी आपकी गैसें होती हैं वो 2 परमाणुविक अवस्था में होती हैं। ये तो आपका क्लियर है। अब यौगिक के बारे में बात करेंगे तो यौगिक जो होता है वो आपका परमाणु और अणु से मिलकर ही बना होता है। अर्थात कोई भी यौगिक होगा आपका, वो आपका परमाणु और अणु दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। यदि हम बात करते हैं जैसे CaO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइज, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका जल है। हमने
यदि इसमें बात करेंगे पार्टिकुलर CaO में, तो इसमें कैल्शियम का एक अणु है, इसमें कैल्शियम का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का भी एक परमाणु है। यदि इसमें हम परमाणु की बात करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। यदि हम अणु की बात करेंगे तो CaO ये दोनों परमाणु हैं और इसमें हाइड्रोजन का एक अणु है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब इसके बारे में यदि ये वाली चीज है, इस वाली चीज को यदि हम देखेंगे परमाणु अणु यौगिक, तब ये चीज यदि हमें कन्फर्म है तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं की डेफिनेशन बना सकते हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की जो डेफिनेशन होती है वो आपकी इसी आधार पर बनाई जाती है। ऐसे या फिर हम कह सकते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया की यदि हम परिभाषा देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में यदि हम परिभाषा देखेंगे तो जब एक या एक से अधिक परमाणु अथवा अणु आपस में क्रिया करके एक नए प्रकार के यौगिक अथवा उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, हमने बताया है कि ये आपका जो परमाणु है, अणु है, परमाणु और अणु जब आपस में मिलते हैं तभी आपका यौगिक का निर्माण होता है। यही आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो अब हमें बात करना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में फिर से डिफाइन कर रहे हैं, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु अथवा अणु आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ अथवा यौगिक का निर्माण करता है तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ही एक नए प्रकार के यौगिक अथवा उत्पाद का निर्माण होता है। अब यदि हम बात करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उसमें जो लेने वाले पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं हम अभिकारक। ये वाली जो चीज है आपकी, ये आपका अभिकारक है। और रासायनिक अभिक्रियाओं में ऐसे पदार्थ जो भाग ले रहे हैं, जो अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जैसे इसमें कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल, ये 2 प्रकार के पदार्थ मिले हुए हैं, इन्हें हम कह सकते हैं अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया भाग ले रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। तथा रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले जो अणु होते हैं उनसे जो एक नए प्रकार की चीज मिलती है, इसको हम कह सकते हैं उत्पाद। तो ध्यान रहे कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिकारक होते हैं आपके अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब एक या एक से अधिक परमाणु अथवा अणु की क्रिया आपस में कराते हैं तो हमें एक प्रकार का उत्पाद अथवा यौगिक प्राप्त होता है। इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें हम बात करेंगे, यदि रासायनिक अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं अभिकारक, इनके जो गुण हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भिन्न होते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है और यदि हमने जल को मिलाया इसमें तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार प्राप्त हुआ, ठीक है ना। इन दोनों के जो गुण हैं वो इस जो उत्पाद बना हुआ है इससे बिल्कुल भिन्न होंगी, ठीक है ना। यदि हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो दूसरा एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं, जैसे CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2, ऐसे भी कह सकते हैं हम। और इसमें हम यदि बात करते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण ये सूर्य के उपस्थिति में होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ये फोटोसिंथेसिस है या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। ये भी एक आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें जो ये वाली चीज होती है, ये आपका ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया
में भाग लेते हैं वो आपके अभिकारक कहलाते हैं, तथा उनसे बनने वाला जो उत्पाद, उनसे बनने वाला जो यौगिक होता है वो आपके उत्पाद कहलाते हैं। ये वाले आपके उत्पाद होंगे। और ये वाला जो है आपका सूर्य का प्रकाश, ये आपका एक प्रकार का उत्प्रेरक होगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें अभिकारक और उत्प्रेरक एवं उत्पाद तीनों चीजें आपकी होती हैं। या फिर जब ये दो प्रकार ये अभिकारक हैं, अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक को अभिकारक को उत्प्रेरक, या तो मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि कोई भी अभिक्रिया है आपकी, अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है या तो उसकी दर को कम कर सकता है या फिर उसको बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। तो उत्प्रेरक जो होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है या भूमिका निभाता है। अब यदि हम बात करेंगे समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में, तो जो समीकरण होते हैं, तो समीकरण वास्तविकता हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो भाग लेने वाले जो अणु होते हैं, परमाणु अथवा अणु होते हैं, इनके फलस्वरूप जो आपके उत्पाद बनते हैं या यौगिक बनते हैं, इन्हीं को हम सूत्रों अथवा प्रतीकों के रूप में चिन्हित करते हैं। इन्हीं को हम कह सकते हैं कि ये आपके समीकरण हैं, अर्थात ये आपका समीकरण है, ये आपका समीकरण होगा। तो समीकरण की परिभाषा होती है कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में जो जितने भी आपके अणु होते हैं अथवा परमाणु होते हैं वो भाग लेते हैं, उनसे एक प्रकार का जो उत्पाद बनता है, उसी उत्पादों को हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। वही वाली चीज आपकी समीकरण कहलाती है। ये आपका रासायनिक समीकरण होगा, ठीक है ना, ये रासायनिक समीकरण है। अब यदि हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकार की, तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो उस प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले जो अभिक्रिया आती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जो होती हैं रासायनिक उनका एक प्रकार है, ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो परमाणु अथवा अणु होंगे वो आपस में क्रिया करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रियाओं के बारे में, तो जैसे NH3 प्लस HCl, यहाँ पर NH4Cl, ये आपका अमोनिया है, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है, हम दोनों को मिला देंगे, अमोनिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल देंगे, तो हम यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, या फिर हम इसको नौशादार भी कह सकते हैं। तो यह एक आपकी संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रियाओं में एक प्रकार का नया उत्पाद इसमें बनता है, ठीक है ना, ये आपकी संयोजन अभिक्रिया होगी। और इसके बारे में और भी हम देख सकते हैं संयोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं, इसके हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की, तो विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक क्रियाकारक कोई भी पदार्थ है जिसको किसी दूसरे क्रियाकारक पदार्थ में मिलाने से
वह अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर दे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है, या कॉपर सल्फेट में हम जिंक की छड़ डाल दें, जिंक धातु डाल दें, तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के जो विलयन है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर की जगह पर अपना स्थान ले लेगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। ये कॉपर सल्फेट है, और ये आपका जिंक है, धातु है, और ये आपका सल्फेट है, ये आपका जिंक सल्फेट है, ये आपका कॉपर है। और भी यदि हम बात करते हैं, यदि हम कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें यदि हम Fe की छड़ डाल देंगे लोहे की, तो भी ये वाली जो धातु है, ये वाली धातु कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को इसमें विस्थापित कर देगी और इसके स्थान पर कॉपर सल्फेट की जगह फेरिक सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, और Cu जो है बाहर की ओर विस्थापित हो जाएगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं आपकी विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यदि हम इसको देखें, मान लीजिए इसी के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें मान लीजिए कॉपर सल्फेट भरा हुआ है CuSO4, और यदि हम इसमें ये वाला मान लीजिए या ये वाला मान लीजिए जिंक मान लीजिए, जिंक की धातु को इसमें हम, ये जिंक की धातु है Zn, जिंक की धातु को इसमें डाल रहे हैं, तब ये क्या करेगा कि ये जिंक जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट बाहर हो जाएगा और यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक है ना, जिंक कॉपर के स्थान पर जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर बाहर की ओर विस्थापित हो जाएगा और यहाँ पर जो बनेगा आपका वो जिंक सल्फेट बन जाएगा, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं इसके बारे में हम फिर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम रासायनिक अभिक्रियाओं को सॉल्व करना जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को सॉल्व करना अति आवश्यक है। तो आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं को सॉल्व करना सीखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी हम रासायनिक अभिक्रियाओं को सॉल्व करने के बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को सॉल्व कैसे किया जाता है। बात करते हैं, देखो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये कक्षा 10 में आते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करें। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को जो संतुलित करने का तरीका है वो आज हम इसमें देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए हम यदि यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यदि इसमें हम बात करेंगे कि इसमें देखो इस साइड देखेंगे अभिकारक, ये इस साइड वाले जो कहलाते हैं ये अभिकारक होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेते हैं ये उत्पाद होते हैं। तो हम अभिकारक की तुलना उत्पाद से करेंगे। तो ठीक है ना, जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे तो हम अभिकारक जो होते हैं इनकी तुलना उत्पादों से करेंगे। अब यहाँ पर यदि हम देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 1। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी है, 1। अब यहाँ पर तो नाइट्रोजन 2 है, अब यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम आगे 2 का गुणा लगाएंगे ऐसा। ठीक है ना, यहाँ पीछे नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, आगे लगाएंगे। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, हमने यहाँ भी नाइट्रोजन 2 कर दिए। अब हमें हाइड्रोजन को सोल्व करना है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 6, क्योंकि यहाँ पर जब हम आगे गुणा कर देते हैं तो पीछे तक गुणा होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यहाँ पर हम कितने का गुणा करेंगे, 3। जी आपकी अभिक्रिया संतुलित है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 है, इसलिए यह अभिक्रिया आपकी संतुलित है। ठीक है ना, यदि हम दूसरी अभिक्रिया में बात करते हैं, इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो इस अभिक्रिया में संतुलित करने के लिए सबसे पहले देखो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, यदि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा आपको कोई अन्य परमाणु दिखता है तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हमें यदि रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु दिख रहा है तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम हाइड्रोजन को सॉल्व करेंगे,
सॉरी ऑक्सीजन को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हाइड्रोजन अपने आप ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। कोई अभिक्रिया ऐसी होती हैं कि हम ऑक्सीजन को सॉल्व कर दें तो हाइड्रोजन अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। अब हमने जो कहा है कि हमें इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सबसे पहले कार्बन दिख रहा है, तो यहाँ पर कार्बन कितना है 1, यहाँ पर कार्बन कितना है 1, तो कार्बन को हमें संतुलित नहीं करना है क्योंकि कार्बन तो संतुलित है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन को संतुलित करना है, क्योंकि यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में है तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना है, ठीक है ना। यदि इसमें हम बात करेंगे, कार्बन जो है, कार्बन यहाँ एक है, कार्बन यहाँ एक है। अब यहाँ हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें, यदि हम हाइड्रोजन को सॉल्व करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो ऑक्सीजन को करना संभव ऑक्सीजन के हिसाब से नहीं इसको संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 का गुणा लगाएंगे, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 4। अब हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखें तो 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पर 2 का गुणा लगाएंगे। अब यह अभिक्रिया संतुलित है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है, इसलिए यह अभिक्रिया आपकी संतुलित है। अब यदि इसमें बात करेंगे हम, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सल्फर भी हमें दिख रहा है, तो सबसे पहले हम सल्फर को संतुलित करेंगे, सल्फर 1 है तो यहाँ 1 है। अब हमें सल्फर को संतुलित नहीं करना है, अब हम सबसे पहले हाइड्रोजन को सॉल्व करेंगे। यदि हाइड्रोजन को सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीजन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमें हाइड्रोजन को सॉल्व करना है, फिर ऑक्सीजन को सॉल्व करना है। यदि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन तो पहले ही संतुलित है। अब यदि हाइड्रोजन पहले ही संतुलित, तो फिर अब हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा, और जब हाइड्रोजन पहले से संतुलित है तो हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा। अब इसमें यदि हम संतुलित करते हैं तो यहाँ पर यदि हम ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3। अब यहाँ हम 2 का गुणा यदि आगे लगा दें तो वहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 2, 2 और 2 4, यहाँ पर कितने 2, तो हम 2 का गुणा लगा दें, यहाँ कितने हो गए 4, यहाँ पर कितने हैं 2 और 2 4, ठीक है ना। अब यदि हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 4, कितने हैं 4, और यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 का गुणा लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो ऑक्सीजन कितने हैं 4, 2 और 2 4। अब यहाँ पर सल्फर लेकिन कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 2, यहाँ सल्फर कितना है 1, तब यहाँ पर 2 का गुणा लगाएंगे। अब ऑक्सीजन संतुलित फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ यदि हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीजन 4 और 2 कितने हैं 6, और यहाँ कितने हैं 4, तो यहाँ पर हम 3 का गुणा लगाएंगे, कितने का लगाएंगे 3 का गुणा लगाएंगे, इसलिए ये अभिक्रिया आपकी संतुलित है। यदि हम इसमें बात करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम पोटेशियम को हल करेंगे। पोटेशियम पहले से ही है आपका हल किया हुआ है, पहले से संतुलित है। अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को संतुलित करें कि हाइड्रोजन को, सबसे पहले हम बात करते हैं तो आपका ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन तो पहले से 1 है, हमें हाइड्रोजन को संतुलित करना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 3, 1 और 2 3, यहाँ पर कितने हैं 2, जो है ना 2, यहाँ पर कितने हैं 3। अब बताओ यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इस साइड गुणा लगाना पड़ेगा ना, तो इस साइड हम सबसे पहले 2 का गुणा लगाएंगे, यहाँ पर 4 हो गए हैं, यहाँ पर कितने हैं 3, तो यहाँ पर 2 का गुणा लगा देंगे। अब 2 का गुणा यहाँ पर लगा तो पोटेशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए होंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और 2 4, तो यहाँ भी 4 हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो ऑक्सीजन है ना। यहाँ पर पोटेशियम कितना है 1, यहाँ पोटेशियम कितने हैं 2, यहाँ पर 2 लगा दो, ये भी अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई, अर्थात ये अभिक्रिया आपकी संतुलित है, ठीक है ना। अब यदि हम बात करते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, इनको संतुलित करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित हमें कैसे करना है आपने देख लिया है, इसके अलावा हम और भी अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे, ठीक है ना। इन अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, तो इन अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करेंगे इसमें देखेंगे। यहाँ पर Fe2 है, यहाँ पर Fe कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2,
ठीक है ना। यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर Fe कितना है 1, तो यहाँ पर हम 2 का गुणा लगाएंगे, Fe संतुलित है। अब इसके बाद हम एल्युमिनियम को देखेंगे, ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन तो संतुलित है। यदि हम एल्युमिनियम को देखेंगे तो एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर हम 2 का गुणा लगाएंगे, ठीक है ना। यह अभिक्रिया संतुलित है, ठीक है ना। यहाँ पर Fe कितना है 2, यहाँ पर Fe कितना है 2, यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है 2, यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 3, इसलिए यह अभिक्रिया संतुलित है। अब अगली अभिक्रिया में देखेंगे तो यहाँ पर Na कितना है 1, यहाँ Na कितना है 2, तब हम 2 यहाँ पर लगाएंगे। ध्यान रहे आपको जो गुणा करना है वो आगे लगाना है ना कि पीछे। जैसे यहाँ पर Na लिखा है ना, तो यहाँ पर आपको आगे लगाना है। यहाँ पर Na कितने हैं 2, यहाँ पर Na कितने, यहाँ पर 2 थे तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिए। अब यदि इसके बाद हम बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, और तो सोडियम और सल्फर संतुलित है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इसमें अब हम देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4, 2 ये है ना, 2 का गुणा है 2, ये है कितने हैं 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ पर हम 2 का गुणा लगाएंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं वो 4, वहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4। अब केवल हम ऑक्सीजन संतुलित करने हैं, तो ऑक्सीजन कितने हैं 4 और 2 6, यहाँ पर ऑक्सीजन देखें तो 4 और 2 6। देखो इसलिए हमने कहा था कि आपकी कोई रासायनिक अभिक्रिया है, यदि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई परमाणु है तो सबसे पहले हम उसको संतुलित करेंगे, फिर इसके बाद हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करने के बाद ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ज्यादातर ये होता है अभिक्रियाओं में, यदि हम हाइड्रोजन को सबसे संतुलित पहले कर देंगे तो ऑक्सीजन स्वतः ही अपने आप संतुलित हो जाते हैं। जैसे इसमें हमने ऑक्सीजन को संतुलित नहीं किया, लेकिन अपने आप ऑक्सीजन संतुलित हो गए हैं, ठीक है ना। ये बात हमें ध्यान देनी है कि हम सबसे पहले हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, फिर ऑक्सीजन को करेंगे। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा यदि कोई भी परमाणु है, जैसे इसमें Na है और H है, तो Na को सबसे पहले हमने किया, फिर H को किया, फिर हमने हाइड्रोजन को किया, फिर ऑक्सीजन को किया। ये बात हमें ध्यान देनी है। अब इसमें भी हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम Ag और Na, इसमें भी बात करें तो Ag को देखेंगे तो Ag यहाँ कितना है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ Cl कितना है 1, यहाँ Cl1 है, तो Ag और Cl तो आपका संतुलित है। यहाँ पर Na कितना है 1, Na कितना है 1, और यहाँ पर ये आपकी संतुलित अभिक्रिया है, ठीक है ना। ये आपकी जो अभिक्रिया है, ये आपकी अभिक्रिया संतुलित है, पहले से ही संतुलित है, इसको हमें कुछ संतुलित नहीं करना है। अब यदि हम बात करते हैं इसमें, तो यहाँ Ba कितना है 1, यहाँ Ba कितना है 1, यहाँ SO4 कितना है 1, SO4 1। अब केवल बात करते हैं हाइड्रोजन की और क्लोरीन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को सोल्व किया तो हाइड्रोजन 2 हो गए और क्लोरीन, ठीक है ना।